ओके स्टूडेंट्स, ये सर्किट है। इसमें एक स्विच लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स। जब हम इस स्विच को टाइम t0 पर क्लोज करेंगे तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। जब वोल्टेज सोर्स इससे कनेक्ट हो जाएगा एट टाइम t0, एट टाइम t0, इसका मतलब है कि टाइम जब t0 होगा तो स्विच क्लोज हो जाएगा। तो उसके लिए हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। लेट्स से टाइम t0 पर हमने एनालिसिस स्टार्ट किया तो ये क्लोज हो गया। क्लोज हो गया, इसको हम देते हैं ग्राउंड। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VT है, इसकी यूजिंग नोडल एनालिसिस इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या है, कैपेसिटर का करंट क्या होता है, C इंटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विच इज VT प्लस इस ब्रांच का करंट क्या होगा, VT माइनस VS ओवर R इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा, C d/dt ऑफ VT ओवर R इज इक्वल टू VS ओवर R। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं C को, पूरी इक्वेशन से अगर हम डिवाइड कर दें, C को अगर पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 1 ओवर RC VT इज इक्वल टू VS ओवर RC। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले हमने ड्राइव किया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी। डेरिवेटिव वही VT, इसके साथ एक कोफिशिएंट, ठीक है, और इक्वल होता है कांस्टेंट के। VS सोर्स है, सोर्स डिवाइड बाय RC, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। तो हमने कहा था कि इस टाइप की इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है K1 प्लस K2 e raised to power माइनस T ओवर टॉ। ये इनका सॉल्यूशन होता है, ये हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया। अब ये हम फाइंड नहीं कर रहे, ये अब एक नोन फैक्ट है कि इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है। ठीक है, अगर इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है तो इस सॉल्यूशन को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, इस सॉल्यूशन को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि K1, K2 और टॉ को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। तो अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो हम इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, d/dt K1 प्लस K2 e raised to power माइनस T ओवर टॉ, VT की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस 1 ओवर RC K1 प्लस K2 e raised to power माइनस T ओवर टॉ इज इक्वल टू VS ओवर RC। K1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। दूसरा K2 e raised to power माइनस T ओवर टॉ, उसका डेरिवेटिव एज इट इज, प्लस पावर का डेरिवेटिव अगेन तो माइनस 1 ओवर टॉ से डेरिवेटिव लें इसका तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। पावर का डेरिवेटिव लिया माइनस 1 ओवर टॉ से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 1 ओवर RC K1 प्लस K2 ओवर RC e raised to power माइनस T ओवर टॉ इज इक्वल टू VS ओवर RC। ये इक्वेशन बन गई। अगर मैं K2 ओवर RC को इक्वल टू के तरफ ले आऊं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और इसमें आके ये ऐड हो जाएगा। इसको करते हैं प्लस और इसको करते हैं इक्वल टू, ये चीज बन गई। ऐसे ही है। तो अब अगर आप देखें, हमने कहा कि ये इसका सॉल्यूशन है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो अब हमारे पास इक्वल टू के इस तरफ कुछ कोफिशिएंट हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं, इस तरफ कुछ कोफिशिएंट हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं। तो हम कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे K2 e raised to power माइनस T ओवर टॉ, राइट हैंड साइड पे K2
e रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर टा इक्वल है अगर, तो इनके कोफिशिएंट भी फिर इक्वल होंगे क्योंकि ये इक्वेशन है, बीच में इक्वल टू का साइन है। अगर कोफिशिएंट सेम, ये वेरिएबल सेम है, तो ये इनके कोफिशिएंट को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि माइनस 1 ओवर टा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर आर सी, या टा इज इक्वल टू आर सी, या क्या हमारे पास दूसरा हम क्या करेंगे, K1 एक दूसरा जो कोफिशिएंट है वो ये वाला है जो कि इक्वल है इसके, अगर इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन है तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा, ये पार्ट इसके इक्वल होगा, ठीक है। बीच में इक्वल का साइन है, अगर दोनों वेरिएबल सेम हैं तो फिर ये वाला कांस्टेंट इस वाले के इक्वल होना चाहिए, यानी कि K1 ओवर आर सी को इक्वल होना चाहिए BS ओवर आर सी, या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि आप 1 ओवर आर सी को कंपेयर कर लें, 1 ओवर आर सी के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें। 1 ओवर आर सी के कोफिशिएंट क्या मान लें लेफ्ट हैंड साइड पे K1, राइट हैंड साइड पे VS, तो 1 ओवर आर सी के कोफिशिएंट K1 राइट पे VS, तो K1 इज इक्वल टू VS। आपको पता चल गया टॉ कैसे फाइंड करना है, आपको पता चल गया K1 कैसे फाइंड करना है, पीछे रह गया K2। अब K1 आप एक दफ़ा पहले भी फाइंड कर चुके हैं, तो आपने जब क्वेश्चन करना है तो कोई एक तरीका यूज़ करना, प्रेफर यही कीजिएगा कि K1 इसी तरीके से फाइंड करें, वरना तो एक सिंपल सा तरीका है कि इज इक्वल टू कांस्टेंट A ओवर स्मॉल a से K1 फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो आपको आगे चल के बताऊंगा कि उसमें स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं। तो बेसिकली कोशिश आप यही कीजिएगा कि आप यही वाला मेथड फॉलो करेंगे क्योंकि इसमें तीनों कोफिशिएंट एट अ टाइम फाइंड हो जाते हैं, ठीक है। टॉप आर सी के इक्वल K1 VS के, ठीक है। और ये दोनों काम हमने कैसे किए, सर्किट की इक्वेशन लिखी, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए और सॉल्यूशन को पुट कर दिया, उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर ली, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने से हमारे पास टॉप भी आ गया और K1 भी आ गया। अब हमारे पास K2 कैसे आएगा, अब सॉल्यूशन हमारा क्या है, VT इज इक्वल टू K1 प्लस K2 e रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर टा, जिसमें से आपको टा पता चल चुका है, K1 पता चल चुका है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू अगर आप पुट करते हैं K1 इज BS प्लस K2 e रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर RC इज इक्वल्स टू VT। तो अब आप इस पॉइंट पर आकर इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे। इनिशियल कंडीशन आपको हर क्वेश्चन में गिवन होगी, या तो सीधा सीधा बताया होगा कैपेसिटर के क्रॉस इतना चार्ज है, या कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है या डिस्चार्ज है, आप खुद सॉर्ट आउट कर सकते हो कि इनिशियल कंडीशन क्या बन रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एज्यूम करें कि कैपेसिटर इससे पहले जब स्विच ओपन था इनिशियली तो कैपेसिटर डिस्चार्ज था, अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज था तो उसके क्रॉस वोल्टेज 0 होंगे, तो हम एज्यूम करते हैं इनिशियली कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 0 थे, तो VT at time t is equals to 0, at time t is equals to 0, V0 is equals to Vs plus, जब t 0 पुट किया तो ये सिर्फ Vs plus K2 रह गया। at time t is equals to 0 वोल्टेज कैपेसिटर की क्रॉस 0 थी, तो ये हो गया 0 is equals to Vs plus K2 और K2 is equal to minus तीन कोफिशिएंट थे, टाइम कांस्टेंट K1 और K2। अगर ये तीनों फाइंड कर लिया आपने तो आप किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग
डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच। इस अप्रोच को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच। ठीक है, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट को आप दो तरह से उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एक है डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच, ये जो हमने अभी किया, और दूसरी है स्टेप बाय स्टेप मेथड, वो हम बाद में करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच से आपने कैसे करना है, कोई भी सर्किट आया, उसकी केवीएल केसीएल से यूजिंग कुछ भी नोडल एनालिसिस यूज करने, मेश एनालिसिस यूज करने इक्वेशन लिख ली, उसको फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन की फॉर्म में ले आए और फिर उसमें ये वाला सॉल्यूशन पुट कर दिया। इस सॉल्यूशन पुट करने के बाद आपने इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है कि आप कोफिशिएंट कंपेयर कर सकें। कंपेयरिंग कोफिशिएंट से सीधा आपके पास टाइम कांस्टेंट भी आ जाएगा और K1 भी आ जाएगा। फिर आपने इसी सॉल्यूशन को यूज करना है और एट टाइम t = 0 लिख लेना है। टाइम t = 0 पर ये सॉल्यूशन इस टाइप का बन जाएगा। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टाइम t = 0 पर क्या थे, या अगर इंडक्टर है तो करंट थ्रू इंडक्टर एट टाइम t = 0 क्या पास हो रहा था, वो आपको गिवन होगा या सर्किट में आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो उस वैल्यू को यूज करते हुए आप K2 फाइंड करेंगे। तो अब इसकी दूसरा है कि यही डेरिवेशन इंडक्टर के लिए है। तो कैपेसिटर के लिए मैंने आपको ये डेरिवेशन कर दी है। आपने क्या करना है, आपने इसको सब्स्टिट्यूट करना है इंडक्टर से, और सेम इंडक्टर के लिए डिराइव करना है। लेकिन चेंज क्या होगा कि इंडक्टर के लिए फिर आप नोडल एनालिसिस ना लगाइएगा, इंडक्टर के लिए आप मैश एनालिसिस लगा दीजिएगा, क्योंकि इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो डेरिवेटिव की फॉर्म में होता है। हमने इधर नोडल क्यों लगाया था, क्योंकि कैपेसिटर का करंट डेरिवेटिव की फॉर्म में होता था कि हमारे पास डायरेक्ट डेरिवेटिव वाली कैपेसिटर की वोल्टेज डेरिवेटिव की फॉर्म में, इंडक्टर का करंट डेरिवेटिव की फॉर्म में, आप उल्टा बोल रहे थे। कैपेसिटर का करंट डेरिवेटिव फॉर्म में होता है। दिस इज करंट, ठीक है, उस सेंस में क्या है, कैपेसिटर का करंट की फॉर्म में डेरिवेटिव आता है, इंडक्टर के वोल्टेज की फॉर्म में डेरिवेटिव आता है। तो इसलिए जब आप इंडक्टर का सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो किरचॉफ मेथड आपने यूज करना है वो आप मैश एनालिसिस कीजिएगा। उसके बाद ये सारे प्रोसीजर आपने ऐसे ही करने हैं। तो इंडक्टर के केस में भी आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके बाद इसकी एग्जांपल करते हैं। 13 स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, ये सर्किट गिवन है आपको और आपको कहा गया है कि IT फाइंड करें फॉर t > 0। इसके साथ जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में बताई गई है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि स्विच काफ़ी देर से इस 1 वाली पोजीशन में था कनेक्टेड, और फिर जब टाइम t = 0 पे पहुंचा तो 1 से ये पोजीशन 2 में आ गया। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन आपको क्या बताएगी, आपने इसमें से डेटा कैसे कलेक्ट करना है। नंबर 1, वो आपको कह रहा है कि पोजीशन 1 में वो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कनेक्ट रहा है। ठीक है, अगर वो पोजीशन 1 में काफ़ी देर से कनेक्टेड था, इसका मतलब है सोर्स सर्किट को मिला हुआ था। ठीक है, 12 वोल्ट का सोर्स सर्किट से कनेक्टेड था और कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा, क्योंकि काफ़ी देर से कनेक्टेड था। उसने लिखा है कि 1 पोजीशन में काफ़ी देर के लिए रहा स्विच, इसका मतलब है कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि हर स्टोरिंग कंपोनेंट का एक टाइम कांस्टेंट होता है और हम क्या अज्यूम करते हैं कि अगर 5 टाइम्स द टाइम कांस्टेंट टाइम गुजर गया है तो वो कंपोनेंट कंप्लीटली चार्ज या डिस्चार्ज हो चुका होगा। इस केस में क्या है कि क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम गुजर चुका हुआ है तो इसका मतलब है कि 5 से तो ग्रेटर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर 5 से ग्रेटर हो गया होगा तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, कैपेसिटर फुली चार्ज होगा। फिर अचानक क्या हुआ, पोजीशन 1 से 2 पर स्विच आ गया। पोजीशन 1 से 2 पर स्विच आने से क्या होगा कि सोर्स डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर 1 आपने क्या इस
से इस इंफॉर्मेशन से डेटा लेना है कि कैपेसिटर फुली चार्ज है। और मैंने भी लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था, अब ज़रा डिटेल से जिक्र करता हूँ कि ये स्टेडी स्टेट में होगा। अगर टाइम ग्रेटर देन 5 टा गुजर चुका है तो आपका सर्किट स्टेडी स्टेट में है, और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा होता है और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि इस पोजीशन में काफ़ी टाइम गुजर गया है और काफ़ी टाइम गुजर गया है, यानी कि सोर्स काफ़ी देर से कनेक्टेड है, वो टाइम ग्रेटर देन 5 टा, इसके टाइम कांस्टेंट से 5 टा से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज है और सर्किट स्टेडी स्टेट में है। सर्किट स्टेडी स्टेट में होने का मतलब है कि आप कैपेसिटर को ओपन सर्किट से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम फॉर टाइम t = 0 माइनस के लिए फिलहाल सर्किट को सॉल्व करते हैं। 0 माइनस मतलब 0 पर तो ये स्विच ने 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे आ जाना है, तो हम किसके लिए कर रहे हैं, 0 से पहले का, प्रायर टू टाइम 0। प्रायर टू टाइम 0 क्या है, जब ये सोर्स कनेक्ट था, टाइम 0 पर इस सोर्स ने डिस्कनेक्ट हो जाना है, तो हम इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं ये इंफॉर्मेशन देखते हुए कि क्योंकि सर्किट स्टेडी स्टेट में है तो कैपेसिटर ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा होगा। तो कैपेसिटर को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ओपन सर्किट से। ये हो गया R2 = 3K। इसके क्रॉस वोल्टेज क्या थी, VC 0 माइनस है, क्योंकि टाइम 0 से पहले इसके क्रॉस क्या वोल्टेज थी। ये हो गया I0 और R1 कितना है, 6। तो ये बेसिकली हम फाइंड कर रहे हैं वो इनिशियल कंडीशन जिसकी हमें K2 फाइंड करने में ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें पता होना चाहिए कि इनिशियली कैपेसिटर के क्रॉस कितने वोल्टेज थे। तो ये सर्किट बन गया है, कैपेसिटर को जब ओपन सर्किट से सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि सर्किट स्टेडी स्टेट में है, कैपेसिटर ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा होगा, हमने सर्किट को रीड्रॉ किया फॉर टाइम t 0 माइनस प्रायर टू 0। ठीक है, 0 पर ये स्विच पोजीशन 1 से 2 पे आ जाएगा। तो पोजीशन 1 के लिए हमने सर्किट को रीड्रॉ किया है, तो हम फाइंड करने जा रहे हैं VC 0 माइनस। क्यों, क्योंकि K2 फाइंड करने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन का पता होना चाहिए। तो VC 0 माइनस अब सिंपल R2 ये 3K 6K के सीरीज में है और वोल्टेज क्रॉस 3K VC 0 है, तो सिंपल वोल्टेज डिवाइडर लग सकता है। वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करते हुए VC 0 माइनस हम फाइंड कर सकते हैं इक्वल होगा 3K डिवाइडेड बाय 9K इनटू टोटल वोल्टेज 12। तो ये बन जाएगा 4 वोल्ट्स। VC 0 माइनस इज 4 वोल्ट। ये है VC 0 माइनस। हमें क्या चाहिए, VC 0। अभी तक हमने VC 0 फाइंड नहीं की। VC 0 वो वोल्टेज है टाइम t 0 पर जब ये स्विच पोजीशन 1 से 2 पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आके इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट आप कह लें कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने लगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन इस चैप्टर के आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। वो क्या है कि कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर अपने क्रॉस वोल्टेज चेंज को रेजिस्ट करता है। कैपेसिटर अपने क्रॉस वोल्टेज सडन वोल्टेज चेंज को रेजिस्ट करता है। उसकी कोशिश होती है कि उसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वही रहे, वो चेंज ना हो। लेकिन ऑफ कोर्स वो काफ़ी देर के लिए ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम ऐसा कर पाता है। वो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम ऐसा कर पाता है। कैपेसिटर अपने अक्रॉस वोल्टेज को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेता है, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम वो ये कर पाता है। तो हम लिख सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट बिफोर स्विचिंग विल बी इक्वल टू at the time of switching and after a very short time of switching।
ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल होगी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम बिफोर स्विचिंग, एट द टाइम ऑफ स्विचिंग एंड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम आफ्टर स्विचिंग। ये 0 माइनस और 0 प्लस, ये आपने लिमिट्स वाले क्वेश्चन किए होंगे मैथमेटिक्स में। आपको पता है कि आप माइनस की लिमिट और प्लस की लिमिट लेते थे, उसका क्या मतलब होता था कि आप पर्टिकुलर वैल्यू से बहुत शॉर्ट वैल्यू पहले और बहुत शॉर्ट वैल्यू बाद, ठीक है, ये बहुत शॉर्ट वैल्यू होती है। तो इस केस में ये टाइम है, ठीक है। तो स्विचिंग से थोड़ा सा पहले, स्विचिंग के बाद और स्विचिंग के थोड़ा सा बाद कैपेसिटर अपने क्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होने देता, उसको रेजिस्ट करता है, अपने क्रॉस जो उसके वोल्टेज होते हैं उनको होल्ड करने की कोशिश करता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से जो स्विचिंग से पहले कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हो, वो स्विचिंग के थोड़ा बाद तक भी वही वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस रहते हैं। ये प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी है कि अपने क्रॉस सडन वोल्टेज चेंज को रेजिस्ट करता है। सडन वोल्टेज चेंज कैसे आया? सोर्स कनेक्ट था, अचानक आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटर सोर्स से कनेक्ट था, अचानक सोर्स डिस्कनेक्ट हो गया। अब तो सोर्स तो नहीं आ रहा, मिल रहा कैपेसिटर को वो चार्ज करने के लिए। तो कैपेसिटर थोड़ी देर तक जो उसके क्रॉस वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उसको होल्ड करेगा, लेकिन ऑफ कोर्स ग्रेजुअली वो टू रेजिस्टर डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम हम ट्रांजिएंट सर्किट्स कर रहे हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्सेज होते ही फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को वो होल्ड करेगा। तो अब ये जो मैंने एक्चुअली Vc0 माइनस फाइंड किया है, ये एक्चुअली मैंने Vc0 ही फाइंड किया है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर की ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने क्रॉस सडन वोल्टेज चेंज को रेजिस्ट करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बगैर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको समझ आ गया है, नहीं समझ आया तो वीडियो पीछे करके दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। अब Vc0 माइनस अगर 4 वोल्ट है तो हमें पता है Vc0 माइनस Vc0 के इक्वल होता है, वो Vc0 प्लस के इक्वल होता है। इसका मतलब है Vc0 भी 4 वोल्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप है स्विचिंग हो गई फॉर t ग्रेटर देन 0। फॉर t ग्रेटर देन 0 मींस कि सर्किट में स्विचिंग हो गई है। सर्किट में स्विचिंग अगर हो गई है तो सर्किट किस टाइप का बन गया है? ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज VCT, वैल्यू है इसकी 100 माइक्रोफैरड। ये रजिस्टर है 6K का। फाइंड आपने करना है IT और t ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब पोजीशन 1 से 2 पे स्विच कनेक्ट हो चुका है, सोर्स डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने आपको क्या बताया था कि काफ़ी देर से सोर्स कनेक्टेड हो और अचानक वो डिस्कनेक्ट हो जाए तो इसको हम नेचुरल रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन जो बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बनेगा, सिर्फ इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि सर्किट में कोई सोर्स नहीं रहा, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। अब अगर इसको मैं ग्राउंड लूं और दिस इज VCT विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसकी यूजिंग नोडल एनालिसिस इक्वेशन क्या बनेगी? VCT ओवर 6K प्लस करंट ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटेंस टाइम डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज VCT प्लस VCT ओवर 3K इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँ क्या हो जाएगा? 100 माइक्रो डेरिवेटिव ऑफ VCT
अगर मैं 6k को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6k पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 600 मिली 600 मिली प्लस VCT प्लस 2 PCT इक्वल टू 0। अब ये 3 VCT हो गया और 600 मिली को डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन से, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी T/dt ऑफ VCT प्लस 3/600 मिली VCT इक्वल टू 0। ठीक है। अब मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि क्योंकि सोर्स डिस्कनेक्ट हो गया है, काफी देर से कनेक्टेड था, तो ये नेचुरल रिस्पांस बनेगा, इसका सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो आप देखें जो इक्वेशन बनी वो होमोजेनियस इक्वेशन डायरेक्ट बनी, राइट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट आया ही नहीं, तो इसका सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हम वो फाइंड कैसे करेंगे? हमने कहा है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस टाइप का होता है k1 plus k2 e raised to power minus t over tau, तो हम इसमें वो पुट कर देंगे। तो VCT को जब ये पुट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ k1 0 हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ k2 e raised to power minus t over tau क्या होगा? -1 over tau k2 e raised to power minus t over tau। अब VCT की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है और ये इसका डेरिवेटिव ले लिया, प्लस या इसको इक्वल टू ही कर दें, इक्वल टू किस तरफ ले आए? -3 और 600 मिली टाइम्स k1 प्लस यही बनेगा। VCT की वैल्यू जब पुट की तो क्या बना? 3/600 मिली टाइम्स k1 प्लस 3/600 मिली टाइम k2 e raised to power minus t over tau, उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गए तो -3/600 k1 और अब इसको मैं लिख सकता हूँ +0 ऐड कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, 0 माइनस कर लें प्लस कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम कोएफिशिएंट कंपेयर करें k2 के e raised to power minus t over tau के, तो क्या बनता है? -1 over tau is equal to -3/600 मिली, तो tau क्या बन जाएगा? 200 मिली। tau is 200 मिली और 0.2 सेकेंड। यहाँ से हमारे पास टाइम कांस्टेंट आ गया tau। दूसरा हमने क्या फाइंड करना है? k1 का इस तरफ का कोएफिशिएंट मिल रहा है, वो है 0, तो k1 इस केस में क्या होगा? 0। k1 का इस तरफ कोई और कोएफिशिएंट नहीं है, वो 0 है, तो k1 इस केस में क्या होगा? 0। दूसरा आप k1 0 है कहां से पता चला सकते हैं? कैपिटल A ओवर स्मॉल a, here कैपिटल A इज 0, ठीक है। तो दोनों केसेस में k1 0 आ रहा है, तो k1 तो हो गया 0 क्योंकि इसका कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है दूसरी तरफ कंपेयर करने के लिए, वो 0 है। 0 से कंपेयर करेंगे k1 0 हो गया। k2 कैसे फाइंड करते थे? ओरिजिनल सॉल्यूशन को लिखते थे हम। ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या है? VCT इज इक्वल टू k1 तो 0 है, वो लिखेंगे नहीं, k2 e raised to power minus t over
टर्म हमें पता चल चुका है 200 मिली है, ठीक है। तो हम इसको t को 0 पुट करते हैं क्योंकि इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे हम k2 फाइंड करने के लिए। एट t = 0 सर्किट क्या बन जाएगा, t को 0 पुट करेंगे तो सिर्फ k2 रह जाएगा। एट t = 0 VC कितना था 4 वोल्ट, t = 0 VC कितना था 4 वोल्ट, तो k2 = 4 वोल्ट। तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ गया, VCT इक्वल है K2 is 4 e⁻t/200 मिली। लेकिन हमने VCT फाइंड नहीं करना, हमने IT फाइंड करना था फॉर t > 0। तो अगर आपके पास VCT आ गया है तो IT किसके इक्वल होगा, VCT divided by 3K। So IT will be VCT divided by 3K और 4/3 e⁻t/200 मिली एम्पियर। दिस इज IT। अब ये आ गया है IT। अब आप इस सर्किट में किसी भी टाइम इंस्टेंट पर करंट फाइंड कर सकते हैं। IT कैसे, मैं कहता हूं कि मुझे बताएं कि 0 के बाद 500 सेकंड पर करंट कितना है। आपने क्या करना है, सिंपल t की जगह 500 पुट कर देना। t की जगह 500 पुट करेंगे, जो भी करंट की वैल्यू है वो आपको बता देगा। मैं कहता हूं एट 7 मिली सेकंड पे करंट कितना है सॉरी, तो 7 मिली सेकंड पे हम करंट कैसे बताएंगे, इस t को 7 मिली पुट कर दें, आपको टाइम करंट एट 7 मिली सेकंड पता चल जाएगा। क्योंकि ये सारे सर्किट अब टाइम डिपेंडेंट हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि इनमें स्टोरिंग एलिमेंट लगे हुए हैं जो टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। तो इस वजह से टाइम कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये है यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो ये आंसर आता है 4/3 e⁻t/200 मिली। तो ये दो क्वेश्चन है आपकी, स्पेसिफिकली मैंने इंडक्टर वाला क्वेश्चन चूज किया ताकि इंडक्टर का भी एक क्वेश्चन हो जाए। इस सर्किट में कहते हैं कि आप फाइंड करेंगे IT for t greater than 0। तो अगर हमने IT फाइंड करना है for t greater than 0, हमें पता है कि IT किस टाइप का होगा, K1 + K2 e⁻t/τ। तो हम पहले इनिशियल कंडीशंस फाइंड कर लेते हैं। अब क्योंकि ये इंडक्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्किट अगर काफ़ी देर से कनेक्टेड है, जो कि इंफॉर्मेशन है कि 0 पर ये स्विच ओपन हो रहा है, इसका मतलब है 0 पर ये स्विच ओपन हो जाएगा, इसका मतलब है इससे पहले सर्किट काफ़ी देर से इस कंडीशन में। अगर सर्किट काफ़ी देर से इस कंडीशन में है तो सर्किट स्टेडी स्टेट में है। तो मैंने आपको बताया था स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर एज ए ओपन सर्किट बिहेव करता है और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, ठीक है। जब स्टेडी स्टेट होगी तो इंडक्टर को आप हमेशा शॉर्ट सर्किट से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इनिशियल कंडीशन फाइंड करने के लिए हम फॉर टाइम बिफोर 0 ये सर्किट रीड्रॉ करते हैं। तो ये ऐसा होगा क्योंकि इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा होता है। इसमें से जो करंट पास कर रहा होगा वो IL0 माइनस, या जिसको आप I0 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये I0 ही कह देते हैं IL। ये हो गया 2K, ये हो गया 6। अब हम फाइंड कर लेते हैं इनिशियल कंडीशन, क्योंकि हमें पता है इनिशियल कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी हमें आखिर में जाके K2 फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए हमें I0 माइनस चाहिए। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं I0 माइनस? अब क्योंकि ये शॉर्ट हो गया है तो इसका तो कंट्रीब्यूशन गया। अब 2K का सर्किट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि ये
शॉर्ट हो चुका है, 2K को शॉर्ट कर दिया। पीछे रह गया, अगर इस पॉइंट को मैं ले लूँ V, तो नोडल एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और अगर मैं नोडल एनालिसिस अप्लाई करूँ तो क्या बनेगा? V -12/2K प्लस V -6/6/3K प्लस इस राशि का क्या है I0 माइनस इज इक्वल टू 0। ये बनेगी इक्वेशन V -12/2K V plus 6/3K इस ब्रांच का करंट I0 माइनस, बट V is equal to 0। क्यों? ये देखिए, ये पॉइंट डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है। अगर ये डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है तो मतलब वोल्टेज V 0 है, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दें, पीछे क्या रह जाएगा -12/2K प्लस 6/3K प्लस I इक्वल टू माइनस I0 माइनस। तो I0 माइनस कितना बन जाएगा? 6 मिलिएम्पेयर प्लस 2 मिलिएम्पेयर माइनस 6 मिलिएम्पेयर प्लस 2 मिलिएम्पेयर। तो ये हो गया -4 मिलिएम्पेयर, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो I0 माइनस इज 4 मिलिएम्पेयर। I0 माइनस कितना हो गया? 4 मिलिएम्पेयर। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास I0 माइनस आ गया तो हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर for t greater than 0। now for t greater than 0, t greater than 0 क्या होगा? ये स्विच ओपन हो जाएगा, क्योंकि 0 पर ये स्विच ओपन हो रहा है। इधर एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जैसे कैपेसिटर के केस में Vc0 माइनस इक्वल होता है Vc0 प्लस, और Vc0 के इंडक्टर के केस में इंडक्टर अपने थ्रू करंट चेंज को रेजिस्ट करता है। बिल्कुल सही है, हिला तो इंडक्टर अपने थ्रू करंट चेंज को रेजिस्ट करता है। मींस इंडक्टर की कोशिश होती है कि स्विचिंग से पहले जो उसमें से करंट पास कर रहा है, स्विचिंग के बाद भी कुछ देर बाद भी उसमें से वही करंट पास करता रहे। ये अपने थ्रू करंट को थोड़ी देर के लिए होल्ड करता है, जैसे कैपेसिटर अपने क्रॉस वोल्टेज को थोड़ी देर के लिए होल्ड करता है। तो इस प्रॉपर्टी का भी आपको पता होना चाहिए। I0 माइनस I0 और ये I0 प्लस के इक्वल होता है। बिल्कुल कैपेसिटर की जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कैपेसिटर अपने क्रॉस वोल्टेज चेंज को रेजिस्ट करता है, इंडक्टर अपने थ्रू सडन करंट चेंज को रेजिस्ट करता है, और फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम वो ये होल्ड भी कर लेता है, ठीक है। वो इस चेंज को नहीं होने देता। तो I0 माइनस IL0 माइनस IL0 प्लस के इक्वल ही होता है। नाउ फॉर t ग्रेटर देन 0, जब स्विच ओपन हो जाएगा, स्विच ओपन हुआ तो इस ब्रांच का कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया, ठीक है। तो ये ब्रांच रहेगी, इस पे अगर हम फाइंड हमने करना है
IT, अगर ये ब्रांच इसमें से खत्म हो गई तो किस एनालिसिस को प्रेफर करें हम? करंट थ्रू इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर का करंट, इंडक्टर का वोल्टेज उसके इक्वल होता है डेरिवेटिव ऑफ करंट इनटू इंडक्टेंस। ऐसे ही है। तो लेट्स से हम करते हैं, इसको लेते हैं VT और नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा? VT ओवर 2K, ऑफ कोर्स ये ग्राउंड है, प्लस फिलहाल से IT कहते हैं, IT आउटगोइंग करंट प्लस VT प्लस 6 ओवर 3K इज इक्वल टू 0। ये बन गया। अब अगर पूरी इक्वेशन को मैं 6K से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? 3VT प्लस 6K IT प्लस 2VT प्लस 12 इक्वल टू 0। ये बनेगा। तो ये बन गई 6K IT प्लस 5VT इज इक्वल टू -12। यही बना। अब हमें पता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होती है। Now we know that VT is actually L derivative of current L is 6 milli d by dt of IT। अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं VT की जगह तो ये क्या बन जाएगा? 6 मिली d by dt of IT 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स 6 मिली क्या होगा? 30 मिली। ठीक है, VT की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, 6 मिली d by dt of IT 30 मिली प्लस 6K IT is equal to -12। ये बनेगा। कैलकुलेशन देख रहे हो? अच्छा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 30 मिली से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी d by dt of IT प्लस 6K डिवाइड बाय 30 मिली क्या बन जाएगा? 6K divided by 30 मिली 1 by 5 K by 1 by 5 माइक्रो नीचे आ जाएगा, अगर ऊपर लेके जाते हैं तो मेगा बन जाता है। अगर K नीचे ले जाऊँ तो हाँ, K नीचे ले 5 माइक्रो बन जाएगा। ठीक। IT is equals to 12 divided by 30 milli 12 by 30 is 2 by 12 is 5 by 30 2 by 5 minus 2 by 5 minus 2 by 5K K। ये बनेगा। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई।
फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो अब हमें पता है आरटी किस फॉर्म का होगा। आरटी होता है k1 प्लस k2 e रेज़ टू पावर माइनस t ओवर tau। तो आरटी की अगर वैल्यू पुट करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ k1 0 माइनस 1 ओवर tau, k2 e रेज़ टू पावर माइनस t ओवर tau प्लस 1 ओवर 5 माइक्रो k1 प्लस k2 e रेज़ टू पावर माइनस t ओवर tau divided by 5 माइक्रो is equal to minus 2 by 5 k। तो कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए अगर हम k2 e रेज़ टू पावर माइनस t ओवर tau को उस तरफ ले आए तो ये माइनस हो जाएगा, ऐसे ही ये साइन माइनस हो जाएगा। अब हम कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं k2 e रेज़ टू पावर माइनस t ओवर tau के, तो माइनस 1 ओवर tau इक्वल बन रहा है माइनस 1 ओवर 5 माइक्रो माइनस 1 ओवर 5 माइक्रो के, यानी कि टा तो आ गया हमारे पास 5 माइक्रो। ठीक है, दूसरा रह गया k1 क्या था, k1 ओवर 5 1 बाय 5 को अगर हम कंपेयर कर लें 1 बाय 5 को, दोनों तरफ 1 बाय 5 है ना, 1 बाय 5 को अगर कंपेयर करें तो k1 ओवर 1 माइक्रो इज इक्वल टू माइनस 2k, ये बनता है k1 ओवर 1 माइक्रो इज इक्वल माइनस ये बनता है ना 1 बाय 5 का k माइनस 2k है इस तरफ, 1 बाय 5 को अगर कंपेयर करेंगे इधर 5 k1 माइक्रो। ठीक है ठीक है, ठीक है। तो k1 क्या आ गया, माइक्रो इंटू k कितना बनेगा मिली, माइनस 2 मिली, k1 इज माइनस 2 मिली, k1 माइनस 2 मिली। तो हमारे पास tau आ गया और k1 आ गया। ये हमने क्या किया 1 बाय 5 को कंपेयर कर लिया, 1 बाय 5 को या पूरा भी आप कंपेयर कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप k1 बाय 5 माइक्रो को इक्वल टू माइनस 2 बाय 5 के भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो k1 आ गया हमारे पास माइनस 2 मिली। k2 हम कैसे फाइंड करते हैं, इनिशियल कंडीशन को यूज करते हैं। तो it अगर मैं इस किधर की स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखी, it is k1 plus k2 e raised to power minus t over tau। इसको अगर मैं t को 0 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, I0 is equal to k1 plus k2। k1 हमें पता है माइनस 2 मिली है, I0 हमें पता है 4 मिली एम्पेयर है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास k2 आ जाएगा 4 मिली एम्पेयर और k1 है माइनस 2, तो ये प्लस 2 मिली एम्पेयर हो जाएगा इज इक्वल टू k2 इज 6 मिली एम्पेयर। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बन गई IT की, वो क्या बनेगी, IT किसके इक्वल हो गया, IT इज k1 is minus 2 milli plus k2 is 6 milli into e raised to power minus t over 5 micro, tau is 5 micro, t over tau is 5 micro milli ampere। ये आ गया हमारे पास IT is minus 2 plus 6 e raised to power minus t और 5 micro milli ampere। ठीक है, तो एक दफ़ा से दोबारा से देख लेते हैं। हमारे पास जो मेन सर्किट था, मेन सर्किट में क्या था, हमारे पास केवल एक ब्रांच थी जिस पे स्विच लगा हुआ था। 2K
और उसने कहा कि टाइम t=0 पर ये स्विच ओपन हो जाएगा। तो टाइम t=0 पर स्विच इसने ओपन होना है, इसका मतलब है प्रायर टू 0 ये स्विच कनेक्टेड था और सर्किट स्टेडी स्टेट में था। अगर सर्किट स्टेडी स्टेट में था तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा था। इंडक्टर शॉर्ट किया तो 2K का कंट्रीब्यूशन सर्किट में से निकल गया और कैलकुलेशन कर ली हमने यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो हमारे पास जो I0 आया वो आया 4 मिली एम्पीयर। अब क्योंकि जैसे कैपेसिटर में Vc0 माइनस Vc0 प्लस के इक्वल होता है, क्योंकि कैपेसिटर अपने क्रॉस वोल्टेज चेंज को रेजिस्ट करता है, इसी तरह इंडक्टर में IL0 माइनस IL0 प्लस के इक्वल होता है, क्योंकि इंडक्टर भी अपने क्रॉस सडन करंट चेंज को रेजिस्ट करता है। तो इसलिए I0 माइनस अगर 4 मिली है तो I0 भी 4 मिली होगा और I0 प्लस भी 4 मिली होगा। नाउ फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए जब हमने सर्किट को एज्यूम किया तो 0 पर जब स्विच ओपन हुआ तो ग्रेटर देन 0 पर ये स्विच ओपन होगा। अगर स्विच ओपन होगा तो इस ब्रांच का कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया। जब इस ब्रांच का कंट्रीब्यूशन खत्म हुआ तो हमने यूजिंग नोडल एनालिसिस इसकी इक्वेशन लिखी, Vt और 2K Vt प्लस 6 और 3K और प्लस IT और इसको सिंप्लीफाई किया। फिर हमें पता है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर Vt किसके इक्वल होता है, इंडक्टेंस टाइम द डेरिवेटिव ऑफ करंट। हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी अबव इक्वेशन। तो हमारे पास जो मैथमेटिक्स सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन बनी हुई है, अब इस इक्वेशन में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमने टॉप फाइंड करने के लिए और K1 फाइंड करने के लिए क्या किया कि अगर IT का सोल्यूशन ये है K1 + K2 t और टॉप, तो इसको इसमें पुट कर दिया और पुट करने के बाद हमने कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया। कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद हमें टॉप 5 माइक्रोन मिला और K1 -2 मिली मिला और उसके बाद हमने फाइंड किया K2 के लिए हम इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को टाइम को 0 पुट किया तो इक्वेशन रह गई I0 K1 + K2। इसमें हमें K1 भी पता था और I0 हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 4 मिली एम्पीयर। दोनों की वैल्यू पुट की, K2 आया 6 मिली एम्पीयर। तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा जो एक्चुअल सॉल्यूशन बना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्लस कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन दोनों को ऐड किया, ये था -K1 -2 मिली, ये था 6 मिली K2 और e का हमारा निकला 5 माइक्रो। तो ये है इसकी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन IT। अब हम किसी भी टाइम इंटरवल d पर इस IT की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जब फॉर ग्रेटर देन 0 वैल्यू बताएं कि 12 सेकंड पे क्या वैल्यू हो, अब d को 12 पुट करेंगे तो आपके पास IT आ जाएगा। तो इस तरह से आप यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली मैंने ये इंडक्टर वाला क्वेश्चन भी कर दिया है। आपने इसकी डेरिवेशन खुद करनी है कैपेसिटर वाले को देखते हुए, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने नोडल की जगह मेश एनालिसिस लगाना होगा। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा।